हेलो, मैं अमित कुमार चैनल 360 डिग्री जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं फिर से एक नए वीडियो को लेकर आपके पास आया हूं। आज का वीडियो भी जो है वो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खास क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं उससे संबंधित है। और इसके 3 भाग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मैं बना चुका हूँ और आज उसी का पार्ट 4 की बारी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले हम बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं हास गैस या हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ओजोन परत से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट अगर लाइन्स की बात करें तो ओजोन परत जो है वो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के भू परपट्टी से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत पाया जाता है। और ओजोन परत हमारी किस चीज से रक्षा करती है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं और उसमें जो परावैंगनी किरण प्रेजेंट है उसको ये परत रोक देती है जो पृथ्वी तक नहीं आ पाती, जिससे सारे चीज सुरक्षित हो जाते हैं। तो परावैंगनी किरण को यह रोकती है। यह सवाल कई बार पूछा हुआ है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरण से, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को यह रोक देती है। ओजोन परत जो है ये बना किससे है, यह भी कई बार पूछा गया। तो ओजोन परत जो है वो ओजोन गैस से बना हुआ है और ओजोन गैस जो है यह ऑक्सीजन का ही रूप है। तो फिर कहेंगे कि ऑक्सीजन कहते हैं, कभी ओजोन इसको क्यों बोलते हैं। जब ऑक्सीजन के 3 अणु O अगर 3 बार यानी O3 मिल जाते हैं तो इसको हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। अगर यह O है या फिर यह O2 है तो यह तब तक क्या है, तब तक यह ऑक्सीजन ही है और O3 हो गया तो ओजोन हो गया। तो ओजोन गैस का फॉर्मूला अगर पूछा जाता है कई बार तो उसको क्या लिखेंगे, O3 लिखेंगे। और यह पृथ्वी के 5 परतों में यह ओजोन मंडल जो है वहां पर यह 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। पृथ्वी के जो वायुमंडल के 5 परत के बारे में आप पहले जानते हैं। सबसे नीचे का परत जो है वो क्या है, क्षोभ मंडल, इससे ऊपर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। सबसे नीचे हमारा है क्या, क्षोभ मंडल। और इसको इंग्लिश के नाम से भी कभी कभी एग्जाम्स में लिख दिया जाता है, जैसे इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर को ट्रो नहीं लिख के इसको लिख दिया जाता है ट्रोपोस्फीयर, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर, तो आप पहचान सकते हैं कि अंग्रेजी के अक्षरों को अगर उल्टा कर दे, जैसे ट्रोपोस्फीयर ये टी से हुआ, स्ट्रोपोस्फीयर एस से हुआ, ओजोनो ओ से हुआ, आयनोस्फीयर आई से हुआ और वायुमंडल एक्सोस्फीयर ई से हुआ। तो आप देख सकते हैं अल्फाबेटिक में ऊपर से नीचे की ओर आया है। अगर परीक्षा में नहीं याद रहेगा तो इस अल्फाबेटिक को ऊपर से नीचे की ओर सेट करते हुए भी पहचान सकते हैं, यानी EOEIOST। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो भारी जल का सूत्र जो होता है वो होता है D2O। और आप जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। यह कौन सा जल और D हो गया, तो यह D जो है यह हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक कर सकते हैं। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये जल हम लोग बोलते हैं। तो भारी जल का सूत्र है D2O, इसको परमाणु रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल की खासियत होती है H2O जो है यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, लेकिन भारी जल जो है यह 3.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जमता है। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है, इसका 0 डिग्री और इसका 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। अब बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की कि जल जो है, जल कई बार प्रदूषित हो जाता है। तो जल में कई सारी गंदगियां मिल जाती हैं। तो जल में 2 तरह की गंदगियां मिलती है, प्रदूषण होता है। उसको हम लोग 2 भाग में आते हैं, एक अस्थायी और अस्थायी। तो जल में गंदगी को एक को हम कहते हैं अस्थायी कठोरता, एक को अस्थायी कठोरता। एक हो गया अस्थायी कठोरता और एक हो गया अस्थायी कठोरता। तो अगर जनरली अगर अस्थायी कठोरता है, वैसे पानी में अगर आप सर्फ को घोलेंगे तो इसमें झाग ज्यादा देगा, और अस्थायी कठोरता वाले पानी में सर्फ अगर घोलेंगे तो उसमें झाग कम आएगा। इसी कारण इसमें कपड़ा साफ करना या इसको यूज करना बहुत कठिन होता है। लेकिन दोनों का क्या खास बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में होता है। इसी के कारण अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता आती है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट बनेगा तो अस्थायी कठोरता आएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बनेगा तो अस्थायी कठोरता आएगा। और उसी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर क्लोराइड बन जाए, सल्फाइड बन जाए
ये सब अगर बनेगा तो इससे क्या होगा, इससे अस्थायी कठोरता आएगा और इसको दूर करना काफी कठिन हो जाता है। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीज के बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फाइड और नाइट्रेट के कारण ये होगा। इसको तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्प्लावन बल का कई बार पूछा जाता है। उत्प्लावन बल जो है ड्यूवेंट फोर्स, उसका खोज किसने किया, तो वह खोजा गया था आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन बल का खोज किया गया। ठीक है, ये याद हमको रखना है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये आप कई बार देखते होंगे ट्रैक्टर जो मिट्टी धोता है उसमें हाइड्रोलिक खुद ब खुद उठ के मिट्टी गिर जाता है, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये सब कई बार पूछता है ये सिस्टम किस पर काम करता है, तो ये याद रखना है, ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये कई बार पूछा गया सवाल है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि एक ही हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर, एक पूछा जाता है हाइग्रोमीटर। ये कई बार सवाल पूछा गया, दोनों का दोनों, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इस वर्ड पे ध्यान देंगे, हाइड्रो और हाइग्रो। तो हाइड्रो लिखा रहे तो हमको देना है कि हाइड्रोमीटर से हम लोग आपेक्षिक घनत्व की माप करेंगे, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व की माप करेंगे, जबकि हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हाइग्रोमीटर खासकर ज्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा कई बार सवाल होता है कि समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों, तो समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व जो होता है वो सामान्य पानी जो मीठा जल है या नदियों का जल है उससे अधिक होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है और जल का घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। इसी तरह एक सवाल पूछा जाता है कि समुद्र के पानी में अगर बर्फ को रखते हैं, किसी गिलास में अगर समुद्र का पानी ले ले और उसमें बर्फ के टुकड़ा को रखे, तो सामान्य पानी में बर्फ का टुकड़ा रखे तो सामान्य पानी में बर्फ का टुकड़ा ज्यादा डूबा हुआ महसूस होगा। समुद्र के पानी में बर्फ का जो हिस्सा है वो 1/10 भाग हमेशा ऊपर ही रहेगा, उसमें नमक की मात्रा है तो उसमें उत्प्लावन बल ज्यादा होगा। और इसी तरह कई बार सवाल पूछता है कि सबसे अधिक किस समुद्र में तैरना आसान होगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि मृत सागर, डेड सी, एक ऐसा समुद्र है जिसमें अगर आप लेट भी जाएं तो आप डूबेंगे नहीं। कोई आदमी लेट जाए और लेट के उसमें पेपर पढ़े तो कोई भी जिसको तैरने नहीं आता है वो भी मृत सागर या डेड सी में डूब नहीं सकता। कारण है कि उसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा नमक की मात्रा होने के कारण उसमें बिल्कुल क्या है, तैरना आसान होता है। और उसी कारण उसमें नाम मृत सागर रखा गया है कि ज्यादा नमक होने के कारण उसमें काफी कम संख्या में पेड़ पौधे या जलीय जीव पाए जाते हैं, इसलिए उसको डेड सी या मृत सागर के नाम से भी जानते हैं। या जॉर्डन इजराइल के पास है। इसी तरह एक सवाल बराबर रहता है कि अगर किसी गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा डाल देते हैं तो क्या बर्फ के टुकड़े के गलने के बाद पानी की मात्रा उसमें बढ़ेगी या घटेगी या समान रहेगी। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आप जान लें कि बर्फ का टुकड़ा जब गलेगा गिलास में तो उसमें पानी की मात्रा न ही बढ़ेगी और न ही घटेगी, बल्कि पहले की तरह ही समान रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ का टुकड़ा पानी में अपनी जगह को ले चुका है, जैसे पानी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी। तो देंगे कि स्थिति जस की तस समान रहेगी। कई बार होता है कि गंदे नालियों में या कहीं पानी जमा है तो वहां अगर मच्छर का लार्वा है तो मिट्टी तेल छिड़कने से क्या होता है, मर जाता है। कैसे मरता है, यह सवाल कई कोई पूछा जाता है। तो ये जान ले कि जब मिट्टी तेल छिड़कते हैं तो जल का जो है क्या पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छरों का जो अंडा या लार्वा उस पानी के ऊपर जो तैर रहा है वो नीचे की ओर डूब जाता है और सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मिट्टी तेल के छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह पृष्ठ तनाव से रहता है कि गर्म सूप जब हम पीते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, वही ठंडा सूप अगर पीते हैं तो टेस्टी नहीं लगता है। क्या है, तो बिल्कुल पृष्ठ तनाव का है, क्योंकि गर्म सूप जो होता है उसका पृष्ठ तनाव काफी कम होता है, जिस कारण जीभ पर अच्छी तरह फैल जाता है और हमें काफी स्वादिष्ट लगता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गर्म सूप का टेस्ट अच्छा लगता है और पृष्ठ तनाव के कारण ही जल के ऊपर मिट्टी तेल छिड़कने पे मच्छरों का अंडा या लार्वा नीचे की ओर डूब जाता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और कि ज्यादातर यह सवाल कई बार पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग यानी लाइट जो वेव है वो किस प्रकार की तरंग है। तो आपको बता दूं कि तरंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो ध्वनि जो है हमारा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि हमारा, और प्रकाश जो है ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का दोनों कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर याद ना रहे तो याद करने का ट्रिक
याद करने का तरीका भी है। जैसे देख सकते हैं कि ध्वनि, ध्वनि में क्या है, ध है, तो अनुदैर्घ्य तो ध है, तो ध्वनि क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग। इस तरह आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा प्र है प्रकाश, तो अनुप्रस्थ, तो ध से ध्वनि और ध से धैर्य और प्र से प्रकाश, तो प से प्रस्थ। इससे आप याद कर सकते हैं कि ध्वनि अनुदैर्घ्य है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात करते हैं कि हम लोग का जो श्रव्य है, हम लोग जो सुनते हैं, सुनने की क्षमता हमारी कितनी है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये याद रखिए, सुनने की क्षमता हमारा जी है, हमारी मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी है, कई बार पूछा जा चुका है। मनुष्य की सुनने की क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसको याद रखना है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है तर्जनों वाले एग्जाम में। इसके अलावा इसी को लिखने का तरीका भी अलग होता है। कभी कभी आपको ऐसे लिख देगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो 20,000 है नहीं, तो यहाँ के इसलिए लिखा है। के का मतलब क्या होता है, 1000, यानी 20 के का 20,000। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंग, यानी ये ऑडिबल साउंड है। साउंड भी 3 प्रकार का है, उसमें श्रव, पराश्रव और अवश्रव। तो ये श्रव तरंग हो गया। इसके बाद एक होता है पराश्रव तरंग और एक होगा अवश्रव तरंग। श्रव तरंग को हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड, पराश्रव तरंग को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक, और अवश्रव को कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक। अंग्रेजी नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार सेम टू सेम हिंदी ना देखे, इसी को मतलब इंग्लिश वर्जन में कह सकते हैं, डाल देता है हिंदी इंग्लिश मिला के। जैसे पराश्रव अल्ट्रासोनिक और अवश्रव इंफ्रासोनिक और श्रव तरंग ऑडिबल। तो ये हो गया हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और पराश्रव का मतलब हो जाएगा ये 20,000 जो हर्ट्ज है उससे अधिक, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो ऊपरी सीमा है उससे ज्यादा, और ये होगा 20 हर्ट्ज से कम। यानी इसको अगर एक बार दोहरा लें तो 20 से 20,000 के बीच हो जाएगा श्रव तरंग, और 20 से जो नीचे होगा वो हो जाएगा हमारा अवश्रव या इंफ्रासोनिक, और 20,000 से जो ऊपर का साउंड होगा वो हो जाएगा हमारा पराश्रव या अल्ट्रासोनिक। ये भी कई बार पूछा जाएगा, इसको हम लोग याद रखना है। ये तो आपको पता ही है पहले से कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। इसको एजेड भी लिखते हैं या इसको हर्ट्ज भी लिखते हैं, इसीलिए यहाँ हर्ट्ज का प्रयोग हो रहा है। और साउंड को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, 10 डेसिबल, 60 डेसिबल, ये डेसिबल में भी इसको मापते हैं। वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।